नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के नेताओं का, भाजपा के नेताओं का, दिग्गज नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रचार की रणभूमि से आखिर विपक्षी दलों ने दूरी क्यों बना रखी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरा एनडीए कुनबा लोकसभा चुनाव से पहले अपने मैदान पर, सियासी पिच पर बैटिंग ताबड़तोड़ तरीके से कर रहा है। लेकिन विपक्षी दल जो है वो चुनाव प्रचार के मैदान से पूरी तरीके से नदारद नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वही दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है, ना तो वो धरातल पर सक्रिय नजर आ रहा है और ना तो वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट भले ही कर देते हैं, लेकिन धरातल पर फिलहाल वो भी एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान में जो विपक्षी दल है, उन्होंने अपनी एकता का परिचय देने के लिए एक महारैली का आयोजन किया। उसके बाद लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता हैं, उनके कार्यक्रम का जल्द से जल्द शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। कहां कौन सा बड़ा नेता चुनाव प्रचार करेगा, इसको लेकर के जल्दी ही जो पूरा खाका तैयार किया गया है वो मीडिया के सामने आ जाएगा। लेकिन तारीखें बीतती जा रही हैं और चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पर विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज नेताओं का कोई भी फिलहाल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आज राहुल गांधी वायनाड पहुंचे, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। वहां राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो रोड शो भी करते हुए नजर आए। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही, तो अपने संसदीय क्षेत्र में आज जनता के बीच पहुंचने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो आज नमो ऐप के जरिए नमो रैली में प्रधानमंत्री वर्चुअली तौर पर जुड़ने वाले हैं, जो 10 लोकसभा सीटों के बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए क्या तैयारियां की हैं, इसकी नब्ज टटोलते हुए नजर आएंगे। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी, आगरा की जनता के बीच पहुंचे, जहां वो आगरा में कानून व्यवस्था किस तरीके से प्रदेश में कायम है और केंद्र सरकार किस तरीके से लगातार देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम कर रही है, और 10 सालों में देश कितना बदला है, आगे और आने वाले सालों में देश कितना बदलने वाला है, ये तमाम कई बड़ी बातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो वहीं लगातार जहां प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर एक्टिव है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां वो मुजफ्फरनगर में जनता को संबोधित करेंगे। उसके ठीक बाद मुरादाबाद मंडल में पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर कहा जाए तो पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद बीजेपी जोर शोर से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच स्टार प्रचारकों की सूची भले ही जारी हो रही है, लेकिन धरातल पर अभी भी विपक्षी दल का कोई नेता उतना एक्टिव नहीं है जितना कि अब हर एक दल के नेता को होना चाहिए था। ना ही उनका कोई कार्यक्रम, उनका कोई शेड्यूल अभी तक जारी किया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले चरण का चुनाव अवसर पर है। बीजेपी तो ताबड़तोड़ तरीके से दौरे कर रही है। एनडीए के नेताओं ने यूपी में डेरा तो डाल दिया है, लेकिन विपक्षी दल आखिर यूपी में कोई बड़ा कार्यक्रम कब करने वाले हैं? विपक्षी दल एकजुट होकर बिहार और दिल्ली की तर्ज पर आखिर यूपी में कब एक साथ नजर आएंगे? क्योंकि बहुत पहले एक वो तस्वीर देखी गई थी जब आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद ना तो विपक्षी दलों की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम किया गया, ना ही जनता को साधने की कोई कवायद की जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कटाक्ष करने के लिए, निशाना साधने के लिए, लेकिन किसी भी बड़े कार्यक्रम से, या यूं कहे कि चुनावी प्रचार के मैदान से हर एक विपक्षी दल का नेता अभी कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। क्योंकि यूपी की अहमियत बीजेपी बखूबी समझ रही है। यह साफ तौर पर कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसे में बीजेपी इस यूपी को साधने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यूपी की अहमियत शायद विपक्षी दल अभी नहीं समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में अभी तक इंडिया अलायंस की कोई बड़ी रैली नहीं की गई है। तो एक तरफ इंडिया अलायंस से एकमुश्त होकर यह कहता है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा, जो हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी कर रही है। बीजेपी के हर एक कार्यक्रम में पानी फेरने का काम विपक्षी दल करेगा, लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा वक्त की तस्वीर है वो यही कहती है और वो यही बताती है कि ये दावे तो बहुत बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए विपक्षी दल कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में कोई भी दल एक साथ नहीं आने वाले हैं और ना ही यूपी में कोई भी बड़ा विपक्षी दल का नेता मंच पर
अभी नजर आया, ना ही मन साझा करता हुआ नजर आया। अब ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी दल के नेता आखिर एक बड़ा कार्यक्रम कब करने वाले हैं? क्या वाकई विपक्षी दल इस बार एकजुट होकर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूं। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक यादव भी प्रवक्ता सपा के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अनु शिवहरे जी, नेता कांग्रेस के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक यादव जी से करते हुए। देखिए अशोक यादव जी, ये तो आप लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को आपको दोबारा से सजीव करना है। इसके लिए आप लगातार हर एक दल एक साथ आकर इंडिया अलायंस की छतरी के नीचे खड़ा है, लेकिन अभी तक यूपी में आखिर आपकी कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया है कि बड़ा रैली और इंडिया गठबंधन में मजबूती नहीं, ये एक तरह से गंदा है। मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की जो रैली थी, इतना हुजूम था जनता का, और जमीन पे ये इतना मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं कि इनकी हवा निकलने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो मन बना ली है, 80 हराओ और पेपर लीक से छुटकारा पाओ, 80 हराओ अग्निवीर से छुटकारा पाओ, 80 हराओ और पीडीए के शोषण से छुटकारा पाओ। तो देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है और हम तो एक प्लेटफॉर्म जनता को प्रोवाइड कराएं इंडिया गठबंधन का। वो इतना बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है कि जनता उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में खासतौर से 80 सीटों को बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में वो मजबूती नहीं दिख रही है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस मजबूती से इंडिया गठबंधन का हर दल चुनाव लड़ रहा है, जमीन पे लड़ रहा है, जनता के बीच जाके लड़ रहा है, उस मजबूती के सामने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल असहाय नजर आ रही है। वो टीवी पे जरूर देखेंगे, उनके पास संसाधन है, उनके पास बाकी तरीके हैं प्रचार तंत्र के, लेकिन जनता के बीच, जनता के भावनाओं के बीच, जनता के सुख दुख के बीच सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो हमारे घटक दल हैं, हम लोग जनता के साथ लगातार, आज कोई चुनाव में नहीं, हम लोग हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं। और आज जब चुनाव आ गया तो हमारा हर नेता, चाहे बूथ तक का पदाधिकारी हो, या हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, या हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसको इसको टिकट मिला है, हर व्यक्ति बिल्कुल इलेक्शन मोड में है और 24/7 कैंपेनिंग कराई जा रही है। और एक चीज और बता दूं, जो झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार इस प्रदेश में फैलाया जा रहा है कि भाजपा के आगे कोई नहीं, ये झूठ का पुलिंदा आपको 4 जून को समझ में आ जाएगा कि क्या था झूठ उनका। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपने वर्डिक्ट के माध्यम से ये बताने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वसूली गैंग चला रही थी। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी जनता ने देखा। तो ये वसूली गैंग जो है मोदी सरकार की, इस वसूली गैंग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे साथ साथ 140 करोड़ जनता का गठबंधन है, और जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारी जनता मेहनत कर रही है। क्योंकि उसको फिर मैं कहूंगा महंगाई से निजात पाना है, उसको किसानों के ऊपर थार चढ़ाने वालों से निजात पाना है, उसको बहन बेटियों का यौन शोषण करने वाले भाजपा के सांसद को बचाने वाली सरकार से छुटकारा पाना है। तो ये सारी स्थिति जो है, ये जनता बिल्कुल कमर कस चुकी है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम एक बात जनता के साधन के रूप में है, और जनता का आशीर्वाद भरपूर इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और हमें विश्वास है। ठीक है अनु शिवहरे जी, हम मान लेते हैं अशोक जी आपके सहयोगी हैं, जनता का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन कितने मौके ऐसे आए हैं जब आप ही के दलों के दिग्गज नेता यूपी में एक मंच पर नजर आए हैं? कोई एक मौका बताइए। आप बिहार और दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यूपी के लिए भी जो आपने लक्ष्य स्थापित किया है, लेकिन आप धरातल पर तो कहीं नजर नहीं आ रहे एकजुट होकर हर एक दल के नेता एक मंच पर। देखिए, आपने अभी चुनाव स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश, आप अभी तैयारी पे है। आपने इससे पहले सारे अपने समीकरण, अपना मापदंड कैसे अपना लिया? उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर संघर्ष कर रही है, बूथ लेवल पर हमारा संगठन खड़ा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे कोई सा भी आप जिला ले लीजिए, और आप ऑन डॉक्यूमेंट्स बात कर लीजिए, हमारा ब्लॉक लेवल तक और पंचायत लेवल तक संगठन खड़ा हुआ, हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में रही बात, आपने कहा कि कोई पार्टी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही, तो उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ कांग्रेस ही संगठन, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने संघर्ष किया, वो किसी से छुपा नहीं।
ठीक है, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, वो एक अलग प्रश्न है, मगर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक एक वर्ग का, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो कानपुर में बेटी क्या कहते हैं जो 2 बच्ची फांसी लगाकर मर जाती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में बलात्कार का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक झूठ का माहौल बना चुकी है। मगर 2024 में ये झूठ का पर्दा इस देश से उठने वाला है। इस देश में अब झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ का प्रपंडा रच रखा है। आप लोग कह रहे हैं 400 पार, पूरे देश का चैनल कह रहा है 400 पार। भैया भारतीय जनता पार्टी 400 पे तो लड़ ही नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, प्रश्न चिन्ह पहला ये है। मगर आज देश की सबसे बड़ी अनुश्री वरे जी जरा रुकिए ना, मैं केसी जैन जी जरा अपना जो आपने नारा दिया है वो एक बार इनको बताइए कि 400 पार का नारा आपने पूरे एनडीए के लिए दिया है या फिर बीजेपी के लिए दिया है, जरा उनको बताइए प्लीज। जो दलीलें हमारे कांग्रेस के साथी या समाजवादी पार्टी के साथी दे रहे हैं, तो आप ये देखिए कि तमाम सारी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सवाल किया गठबंधन के दलों का सबका साथ में दिखाई देना, तो कहीं पर भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं है। देखिए प्रचार ये किस आधार पर करें, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जेल से बैठे आजम खां साहब ये तय करते हैं कि सीट पे कौन लड़ेगा और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी गौड़ हो जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गौड़ हो जाते हैं ये निर्णय लेने में। तो आप देखिए कि मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, सुल्तानपुर सीटों को किस प्रकार से घोषणा होने के बाद में चेंज किया गया। अभी मेरठ की सीट भी चेंज की गई। तो कुल मिलाकर के जब सीटें ही नहीं तय हो पा रही कौन प्रत्याशी है, तो किस प्रत्याशी का नाम लेकर के चुनाव का प्रचार करें। दूसरी बात यह है कि इनका गठबंधन लगातार तार-तार हो रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य घटक दल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ में थी, तो समाजवादी पार्टी के जो घटक दल थे, वो चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रहे हों, आप देखिए वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक टिकट भी नहीं दिया, उनका सहयोग लेने की बात कर रही थी समाजवादी पार्टी। पल्लवी पटेल अपना अलग प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं 3-3, 4-4 सीटों पे। और आप देखिए कि जयंत चौधरी जी हमारे साथ में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के किस आधार पे कब कौन पार्टी से चला जाए, कब क्या स्थिति हो, अभी यही पार्टी गफलत पे है और ये निर्णय नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज है पार्टी के कहाँ पे क्या करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम चुनाव भी जीत रहे हैं और जनता का भरोसा भी हम पे बढ़ा है। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में 2 सीटों से अगर हम 100 सीटों पे पहुंच जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से हर जगह पे हम जहाँ पे हो सकता है कहीं पे सरकार ना बन पाई हो, लेकिन हमारी सीटों की बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर जनता लगातार भरोसा कर रही। अब ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसी गठबंधन के द्वारा इन्होंने उत्तर प्रदेश में खास करके राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, रायबरेली और अमेठी। एक सीट निकाल पाए, एक सीट राहुल गांधी जी वो भी हार गए थे। तब तो बीएसपी भी इनके साथ में थी, आज बीएसपी अलग है। ये गठबंधन के साथ कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन बहन जी ने समर्थन किया था दोनों सीटों पे और सपा ने भी समर्थन किया था, यानी कि अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था गठबंधन ने। उसके बाद में भी राहुल गांधी जी हार गए और वो वायनाड चले गए। आज सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कई सांसद है और समाजवादी पार्टी के पास कितने सांसद है आज की डेट पे। तो कुल मिलाकर के, और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, उसमें भी देखिए 1-2 सीटों पे सिमट के रह जाती है कांग्रेस पार्टी, जबकि 400 की 400 सीटों पे चुनाव लड़ते पूरा उसके बाद में। तो देखिए जनता का भरोसा किस पे है और जनता ने मोहर किस पर लगाई है। अभी ये बात कर रहे थे कि भाई अपराध है, तो अगर यहाँ पर कोई इनकाउंटर होता है, कहीं बुलडोजर चलता है, आपको जाति दिखाई देती है कि भाई ये यादव था, ये कुर्मी था, ये छत्री था, ये ब्राह्मण था। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई आइडेंटिटी तो ही है, किसी न किसी समाज, किसी न किसी जात से जुड़ा है। अब जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिसको भी जेल भेजा गया, आप कहते भाई ये फला जाति का था इसलिए भेज दिया गया। तो जो लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उनको विकास से क्या लेना देना है। आप देखिए कि जिस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय टोटल पूरे देश में 13 करोड़ उपभोक्ता थे गैस सिलेंडर के,
13 करोड़, और आज की डेट में 54 करोड़ उपभोक्ता पहुंच गए हैं। 54 करोड़ उपभोक्ता, कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन आया है। आज एयरपोर्ट पहले कितने एयरपोर्ट थे 2014 के पहले? तो ये पूरा डाटा माननीय मोदी जी ने जनता के सामने रखा है कि आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरे। और जो ये सवाल उठाते हैं कि भाई आप फला फला को जेल भेज रहे हैं, तो देखिए जो भ्रष्टाचारी है उस पर स्वतंत्र इकाइयां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या कोई और हो। और दूसरी बात है कि आपको माननीय न्यायपालिका पे भरोसा, अभी बार बार आप सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। और जो जितनी भी ये संवैधानिक संस्थाएं ये अपना काम कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है केसी जैन जी, सभी जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र है, वो अपने मुताबिक निर्णय लेती है। लेकिन देखिए अशोक यादव जी, केसी जैन जी यही आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके एंड मोमेंट पे तो प्रत्याशी बदल जाते हैं और यही वजह है कि आप धरातल पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो आपके तमाम कार्यकर्ता उन्हें पता ही नहीं है कि किसके समर्थन में वोट मांगना है। देखिए, कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, सबको इस बात का पता है कि उसको भाजपा को हराना है। प्रत्याशी कोई भी हो, भाजपा को हराने का मन जनता ने बनाया है। अभी कर रहे थे आरएनडी और किसकी बातें कर रहे थे। इस देश में सिर्फ बाइपोलर फाइट 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। एक फाइट है जो माननीय मोदी जी की विचारधारा है, मोदी सरकार की विचारधारा है, और दूसरी जो है जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की विचारधारा, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के अलावा बाकी जो भी इस तरह के दल हैं, ये अपना जो भी रास्ता बदलते रहते हैं समय समय पे अपने लाभ को देखते हुए, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। ये अगर हम सत्ता में आ जाएंगे हमारे साथ आ जाएंगे, कल भाजपा सत्ता में आ जाएगी भाजपा के साथ चले जाएंगे। इनकी कोई खुद की विचारधारा नहीं होती। इनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि 37% जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार में अपना मत व्यक्त किया था, भाजपा में मत व्यक्त किया था। 67% लोग इस भाजपा के खिलाफ वोट दिए 2019 में, आफ्टर पुलवामा एंड आफ्टर बालाकोट। लेकिन इस बार स्थिति और खराब है। हमारे साथ इस देश की लगभग अच्छा अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं स्थिति बेहद खराब है, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो लगातार राम मंदिर, रोजगार और देश की इकोनॉमी को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि स्थिति खराब है। आधार क्या है? मैं बता रहा हूँ जी। आपने रोजगार की बात की। आज 1 महीना मुश्किल से बीता होगा, इसी उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में 60 लाख अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया इस योगी सरकार ने। योगी सरकार के अंदर कौन सा ऐसा माफिया गैंग बैठा हुआ है जो जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेके आज तक हर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई हवाई बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो रोजगार कहाँ से दे रहे हैं? दूसरा रोजगार मिलता था सेना में, जिसको अग्निवीर बना के वही आपने अपाइज कर दिया। अग्निवीर के माध्यम से देखिए 2 तरह से नुकसान हुआ। एक तो सेना का आपने नुकसान किया। सेना में जो गोरखा रेजिमेंट में वैकेंसीज है, लेकिन गोरखा वाले जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 4 साल के ठेके पे नहीं जाएंगे। एक तो सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, दूसरे हमारे देश के युवाओं को जो जॉब मिलता था देश सेवा में, एक देश सेवा भी करते थे, रोजगार भी पाते थे, वो भी आपने उनकी कमर तोड़ दिया। तो रोजगार की तो आपने रोजगार सृजन का तो आपने क्या क्या कर दिया आप ही जाने। और रह गई बात, आपने कहा कि एयरपोर्ट की बात आप कर रहे थे, सॉरी, एयरपोर्ट आप क्या करेंगे बनवा के? आपको एयरपोर्ट बना के अडानी को देना है। आप एयरपोर्ट में जनता का पैसा लगाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट को अपने दाम में अडानी को बेच देंगे, और वहां से उससे बैकडोर से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कमीशन ले लेंगे। तो इस एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा होगा? इसके अलावा आपने कहा भ्रष्टाचारी, अरे हम नहीं कह रहे थे ना, ये बात माननीय मोदी जी मंच से कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी, और किसके लिए कह रहे थे? अजीत पवार को लेकर के। अब क्या हुआ? 1 हफ्ता भी नहीं उनके स्टेटमेंट को हुआ, भाई साहब पूरा दुनिया देख रही क्या हुआ, उप मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी नहीं है, न तो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। हमारी एजेंसियां बिल्कुल मोदी सत्ता की गुलाम हो गई हैं। उनके मतलब जो चाहती है मोदी सत्ता, हमारी एजेंसियां वही कर रही हैं। ये देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर करेगी सत्ता, तो आने वाले दिनों में हो सकता है जब सरकार बदलेगी फिर ये एजेंसियां रहेंगी, फिर यही चीजें रहेंगी। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जैसे आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, जब आपकी सरकार आएगी तो आप भी दुरुपयोग करेंगे? मतलब अगर आप ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं तो फिर ये उंगली तो आप पे भी खड़ी होगी ना, आप जैसा बीजेपी को कह रहे हैं।
मैं वही कह रहा था कि इन एजेंसियों को जिस तरह से दुरुपयोग करने का एक नजीर आप बना रहे हैं, ये गलत नजीर पेश कर रहे हैं। फिर आने वाले लोग भी इस पे सोचेंगे इन्होंने इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, तो हम भी करेंगे। ये चीज देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के लिए देश के वास्तव में बहुत घातक चीज है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं, भाजपा में डालने की गारंटी देते हैं। आप कहते हैं ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की याद आ जाती है, पीएम केयर फंड की याद आ जाती है कि आप खूब खाएंगे, उसका कानून बना के खाएंगे। तो देखिए, ये सब चीजें जनता जान गई है। 10 साल बहुत होता है, 10 साल में ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रही सही कसर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इस तरह से गिव एंड टेक का मामला है, आप हमें दो, हम आपको ठेका देंगे, हमको आप पैसा दो। ये सारी चीजें जनता देख ली है। तो ये बनते हैं देशभक्त, राम भक्त, गंगा भक्त, लेकिन है ये सत्ता भक्त, सिर्फ सत्ता भक्त, सत्ता के लिए कुछ भी करें। ठीक है, केसी जैन जी आरोपों पर जवाब दीजिए, फिर सीधा मैं अनुज जी का रुख करूंगी। जी देखिए, इनके पास न तो आज कोई मुद्दा है, और जिन नौकरियों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, आपके समय में अगर इतनी नौकरियां थी, आपने इतनी नौकरियां दे दी थी, तो 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता आपको देने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी? पीएचडी किए हुए लोग, बीए एमए किए हुए लोग, फार्मासिस्ट, डॉक्टर किए हुए लोग, उसमें किसने फॉर्म नहीं अप्लाई किया? एकदम बड़ी भीड़ थी, लाखों करोड़ों लोग अप्लाई कर रहे थे 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता के लिए। क्यों इतनी भीड़ पैदा हो गई थी? और आपने अपने कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख नौकरियां दी, जबकि योगी जी की 2017 से लेके 2022 तक जो सरकार रही, उसमें हमने 5.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट दी। तो हमने आपसे दुगने से भी ज्यादा नौकरियां दी। उसके बाद भी आप कह रहे हैं रोजगार कहाँ है? और दूसरी बात, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद में भी जनता हमको पसंद कर रही है, जनता बेवकूफ तो रही है। आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, मीडिया का भी जमाना है, आजकल हाईटेक सारी चीजें हैं, सबको सब चीजें पता है। तो आपका तो झूठ का जो परिंदा है ना, आप गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी, गायत्री प्रजापति जैसे खनन माफिया को आप संरक्षण देते रहे, आजम खां जैसे लोगों को आप संरक्षण देते रहे, जो आज भी जेल में है। आजम खां जैसे लोग जेल में बैठ के सरकार आपकी चलाते हैं। तो ऐसे लोग निर्णय लेते हैं कि पार्टी में कौन प्रत्याशी होगा। तो कंफ्यूज है पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है। और उसी आरएलडी के जाकर के उसी आरएलडी की आरती चरण वंदना कर रहे थे, जिसको आज कह रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं बता रहे। आज उसी आरएलडी की चरण वंदना कर रहे थे। आज आरएलडी भी हमारे साथ पे, आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? चंद्रशेखर ने भी साथ छोड़ दिया, पल्लवी पटेल ने साथ छोड़ दिया, आरएलडी ने साथ छोड़ दिया। किस आधार पे आप सीटें जीतेंगे? परिवार की सीटें भी आप हार गए 2019 में। ठीक है। 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ आपने देखा? बहन जी के साथ गठबंधन करने के बाद भी सिर्फ आपके पास 5 सीटें बची, वो भी आप परिवार की सीटें हार गए। किस आधार पे जनता आपको चुनेगी? और 2022 का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसने भी आपको आईना दिखा दिया। तो जनता लगातार आईना दिखा रही है, तब भी आप नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए, जो भ्रष्टाचारी थे, रिवर फ्रंट जैसे घोटाला हुए, खनन घोटाला हुए, कौन कौन से घोटाला नहीं हुए? तमाम अधिकारी जेल में है, तमाम इनके विधायक मंत्री जेल में है। और उसके बाद कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग। देखिए, जब ये चुनाव जीत जाए तब फिर यही ईवीएम मशीन ठीक। अभी जब ये चुनाव हार जाएंगे तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका एक घिसा पिटा रिकॉर्ड चलेगा सारे प्रवक्ताओं के पास से कि भाई बेईमानी हो गई, आप बेईमानी हो गई और ये में घोटाला हो गया। जबकि आज तक प्रचार के लिए नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी प्रचार भी कर रही है, जनता के पास भी पहुंच रही है, लाभार्थी सम्मान योजना भी चल रही है, घर घर हम संपर्क कर रहे हैं, बड़ी मीटिंगें मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी कर रहे हैं, और कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क कर रहा है। आप संपर्क भी नहीं करेंगे, अपनी बात भी नहीं रखेंगे, जनता से कनेक्ट भी नहीं होंगे। आपको लगता है कि आज भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, और यही कह करके राजभर जी पार्टी छोड़े थे जब आपने कहा था बाहर का रास्ता। अरे केसी जैन जी, छोड़िए ना, अब तो राजभर आपके सहयोगी, अब कब तक पुरानी बातों का आप उनको उदाहरण देते रहेंगे? आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन देखिए अनुज शिवहरे जी, अभी एक बात आपने इस चर्चा में खुद एक्सेप्ट की कि कांग्रेस लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आप मानते हैं आपने ये बात बोली है? अनुज जी, मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी, अनुज जी क्या मेरे साथ जुड़े हैं? अनुज जी, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी हाँ आवाज आ रही है जी, बताएं। अनुज जी, अभी आपने ये खुल के जिक्र किया ना कि कांग्रेस लोगों के संघर्षों की लड़ाई लड़ रही है,
बिल्कुल लड़ रही है। आप इंडिया अलायंस एकजुट होकर, कभी कहते हैं कि पूरा अलायंस एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, अब आप कह रहे हैं कांग्रेस, तो आप लोग पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि आप अलायंस है या अकेले इंडिविजुअल पार्टी है। पूरा अलायंस लड़ रहा है, मगर आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही। मैंने आपको उसका जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ना पार्टी अनुज जी, फिर आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा एक मंच पर इंडिया अलायंस का कोई भी दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आप दिल्ली में नजर आए, बिहार में नजर आए, आप यूपी में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी यूपी में कोई भी इतना बड़ा मंच साझा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा मंच साझा होगा, तब आपको ये चीज देखने को भी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितनी ताकत में दिखेगा। ये सब चीज आपके सामने आने वाली है और बहुत जल्दी इंतजार, आएगी। लेकिन अनुज, कितना इंतजार? 19 को पहले चरण के चुनाव है, पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बात को तो नकार नहीं सकते ना कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी ताबड़तोड़ दौरे कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रण लगातार डर लग रहा है, उनकी जमीन खिसक रही है लगातार। वो जिस तरीके से कल तक जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम गंभीर आरोप लगाते रहे किसानों के लिए, और आज वही जयंत चौधरी किसानों भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन कर लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में एक नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, तब भी ये लोग 370 के पार 270 या 370 का इन्होंने नारा दिया था। तो ये सब 2024 में आप देखने जा रहे हैं, जनता इनको समझ चुकी है और 2024 में इनको बुरी तरह खदेड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश में जनता इनको खदेड़ने वाली है। कोई चीज मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बेटियों का मामला हो। एक तरफ आपने ये भी देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं और देश की राष्ट्रपति हमारी सर्वोच्च पद और प्रधानमंत्री बैठे और राष्ट्रपति खड़ी हुई है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है देश में कि प्रधानमंत्री भी कितना साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ नारी शक्ति की बात करते हैं, एक तरफ नारी शक्ति को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति, वो भी सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति का, उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप खुद पे खुद झूठ जो है वो जनता के सामने आ चुका है और 2024 में आप निश्चित मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और इनको जनता जवाब देने वाली है। खैर ठीक है, जनता पे छोड़ते हैं कि जनता किसके पक्ष में जाती है। लेकिन देखिए अशोक यादव जी, अनुज शिवरे जी कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए रैलियां कर रही है। अगर कल को आप रैली करते हैं तो फिर यही आरोप बीजेपी रिवर्स होकर आप पे लगा देगी कि आप डरे हैं इसीलिए रैलियां कर रहे हैं। रैलियों का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपने जो भी काम किया है आप उसको जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। तो रैलियों में ये कहना कि डरे हुए हैं इसलिए रैलियां कर रही है, ये कैसे मुनासिब हुआ? देखिए, इनका डर, बीजेपी का डर जो है आपको बीजेपी का डर आपको दिखता है जब वो चुनाव आयोग कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, या उसकी ड्यूटी है चुनाव आयोग की लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे राजनीतिक दलों को। लेकिन एक तरफ 8,500 करोड़ की संपत्ति के साथ बीजेपी खड़ी है, वहीं 1100 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस को मिलते हैं लगभग। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? इसके बाद भी इतना डर है मोदी सत्ता को, इतना डर है कि कहते हैं झारखंड वाले मुख्यमंत्री से मुझे बहुत डर लग रहा है, उसको अंदर करो जल्दी से। झारखंड मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया उन्होंने। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री इससे मैं नहीं सामना कर सकता आमने सामने में, जल्दी से उनको भी अंदर करो। ये देखिए, इस तरह का डर जो है ना, ये डर आपका हर मोर्चे पे आपको प्रदर्शित हो रहा है। आपके अंदर अगर डर नहीं रहता तो जो पहलवान नहीं डरता है ना, अखाड़े में आके सामने से लड़ाई करता है आपकी तरह से, ये नहीं कि सामने वाले पहलवान का हाथ बांध दो पीछे तब हम लड़ेंगे उससे। सामने वाले पहलवान की डाइट बंद कर दो, जैसे आपने कांग्रेस पार्टी खाते बंद कर दिए कि खाते उसके बंद कर दो, डाइट उस पर बंद करो, उसको खाना मत दो, तब हम लड़ेंगे उससे। ये लड़ाई होती है। ये तो डर दिखा रहा है, दिख रहा है मोदी सत्ता का कि कितनी उसको डर है। और सिर्फ राजनीतिक दलों से ही नहीं, ये तो पड़ोसियों से भी डरते हैं। चाइना ने 2020 के बाद हमारे लगभग 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमारे सैनिक नहीं जा रहे हैं पेट्रोलिंग करने, नहीं जा पा रहे हैं पेट्रोलिंग करने, क्योंकि चाइना उनको रोका हुआ है। आज तक लाल आंख दिखाने की बात करते थे मोदी साहब जब सत्ता में नहीं थे, कहाँ गई उनकी लाल पीली आंख? जाके झूला झुलवा रहे थे जिनपिंग के साथ। और अभी हमारे सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख में आमरण अनशन पे हैं, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि 4000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चाइना कब्जा के बैठा है। आफ्टर मोदी रिजीम कहाँ गया वो आपका लाल आंख और 56 इंच का सीना? आप जो है
खाली देश की जनता के सामने करते हैं हम 56 इंच का सीना है, कहने से नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। और आप कर क्या रहे हैं? अपनी डर दिखा रहे हैं, सामने वाले पहलवान का हाथ बंधवा रहे हैं, उसकी डाइट बंद करवा रहे हैं, उसके बाद अखाड़े में आ रहे हैं। इस तरह की चीजें अनफेयर या लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे नहीं होती है। इस चुनाव को जनता देख रही है। लेकिन अशोक यादव जी, लोकसभा चुनाव और विदेशी मुद्दों पर एक साथ आना मेरे मुताबिक बहुत जरूरी है। जब देश की बात आएगी तो हर एक दल को इकट्ठा होकर खड़े होना पड़ेगा। अगर आप विदेश में जाके बुराई करेंगे भारत के मौजूदा शासन की सरकार की, तो ऐसे विदेशियों के बीच में क्या इम्पैक्ट रह जाएगा? मतलब इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं डिबेट के दौरान, कभी इसी मुद्दे को लेकर आप सरकार के पास जाइए, क्या पता हल निकल जाए बातचीत से। देखिए, सरकार हम विपक्ष के लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी जमीन चाइना कब जाएगा तो हम किससे जाएंगे करने? हम तो इसी सत्ता से कहेंगे। अगर हमारे सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट पे 26 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम किससे कहेंगे? सरकार से ही कहेंगे ना। तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि आप अपना 56 इंच सीना का प्रभाव दिखाइए और चाइना को मार भगाइए। लेकिन आप डरपोक हैं, आपको विपक्ष से भी डर लगता है, आपको पड़ोसियों से डर लगता है, आप देश की जमीन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 56 इंच का सीना हमारे पास है। ठीक है, रुकिए केसी जैन जी, रुकिए अनुशिवरे जी। केसी जैन जी कह रहे हैं कि आप किस बिनाम पर चाइना के लिए इतना बोल रहे हैं, जबकि आपके राहुल गांधी खुद चाइना के हमेशा समर्थन में खड़े रहते हैं। उनके आरोपों पर जवाब चाहूंगी। आपने कहा कि यादव जी ने कहा कि वो उन्होंने चाइना का बात कही, मगर आपने कहा कि देश में छवि खराब आप अपने देश कर रहे हैं। मगर आपने तब नहीं कहा कि जब मणिपुर में महिला को निवस्त्र संस्कार किया जा रहा था, तब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी? आप लोगों ने तब क्यों नहीं कहा इस चीज को? आप लोग आज एक मीडिया इतना बड़ा स्तंभ है, वो एक तरफा क्यों झुक रहा है, ये समझ से परे है। अनुशिवरे जी, यही कमी है कि जब मैं बीजेपी से सवाल करूं तो मैं गलत होती हूं, जब मैं आपसे सवाल करूं, एक महिला हूं मैं, इस मुद्दे पे मुखर होकर जितनी अच्छे से मैंने बात की थी शायद ही किसी ने की हो, लेकिन जब मैं जनता के मुद्दे उठाती हूं, जब मैं जनता के सवालों पर बात करती हूं तो आपको गुरेज होता है। तो आप मीडिया, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, आपने हमें भी वो जांच के दायरे में ला दिया। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, आप महिला है तो वो राष्ट्रपति की महिला थी, तब आपका दर्द क्यों नहीं चलता था कि महिला का अपमान हो रहा है? इनको इस बात का डर सता रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं और ये अपनी हार का ठेकरा इसी पर फोड़ेंगे। कुछ पद है तो प्रचार करने दिया गया, तब आपको यही कहेंगे कि हमको तो प्रचार ही नहीं करने दिया गया, कैसे चुनाव जीतते? तब तो यही कहेंगे। इतिहास में हुआ है कि अपनी हार का ठेकरा फोड़ने के लिए माहौल बना रहे हैं और देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति महिला हमारी खड़ी हो, देश की महिलाओं का अपमान नहीं है तो क्या है? वैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नारी शक्ति का अपमान कर दिया, प्रचार करते तो चुनाव जीत जाते। ये अपमान नहीं करने दिया, कैसे चुनाव जीतते? तो ये माहौल बना रहे हैं अपनी हार को छुपाने के लिए कि कैसे हार को छुपाया जाएगा। माहौल तो आप लोगों की जमीन खिसक चुकी है। आपको निश्चित रूप से 2024 में जवाब मिलने वाला है। आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में आप जाके रूबरू होकर बात कर लीजिए। आप जाइए ना कानपुर, आप जाइए कानपुर, जो महिला 2 बच्ची मरी थी तब लोग आप कहाँ थे? तब वो महिला नहीं थी, जो बच्ची मरी उसके बाप ने गुहार लगाई और उसको न्याय नहीं मिला, उसके बाप ने भी सुसाइड कर लिया। इस देश में शर्मदूत बनने वाली बात है कि वो 2 बच्चियों ने सुसाइड किया, उसके पिता ने सुसाइड किया। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल ने, प्राइम टीवी ने एक आगरा में इतना बड़ा मुद्दा उठाया स्लॉटर हाउस का, उसमें एक अजय कुमार यादव व्यक्ति अधिकारी थे, उन्होंने 7 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप क्या बात करते हैं? आपकी सरकार में खुल्लम भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ अनुश्री खरे जी, आप मुझे कहते हैं कि मैं महिलाओं की जब बात आती है तो मैं खड़ी नहीं होती हूँ, दूसरी तरफ आप ही अब ये मान रहे हैं कि प्राइम टीवी हर एक मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है। तो बड़ी बात यह है कि जब जनता के सवाल होंगे मैं पूछूंगी, जब बीजेपी से मौका आएगा तो बहुत ऐसे मौके आए हैं जब मैंने बीजेपी से सवाल किया है तब भी मेरे पे सवाल या निशान खड़े किए गए, और आज जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि आप आखिर चुनावी मैदान में एक्टिव क्यों नहीं है, क्यों सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह बीजेपी कर रही है, ताकि आप भी बीजेपी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है जनता के बीच पहुंचना, और उम्मीद है कि आप जल्दी जनता के बीच पहुंचेंगे। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी प्रचार का नाम और जनता को साधना काम,
चुनावी प्रचार के जरिए जनता को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर कड़ी को मजबूत कर रही है, यानी कि पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन उसी तरफ जो पश्चिमी यूपी में जहां बीजेपी एक्टिव है, तो विपक्षी दलों ने आखिर प्रचार से दूरी क्यों बना रखी है, सवाल बहुत बड़ा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक फेज के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, इसके भी नब्ज टटोल रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल लगातार यही दलीलें दे रहे हैं कि बिहार और दिल्ली के तर्ज पर ही जल्दी हम यूपी में भी नजर आएंगे। लेकिन सवाल जिसका तस बरकरार है कि आखिर चुनावी मैदान में विपक्षी दलों के नेता सक्रियता से उतर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों चुनावी मैदान में बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हो चुकी है, विपक्षी दलों के नेता आखिर लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। जनता परेशान है, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर वजह क्या है कि एक तरफ तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के और एनडीए के विजय रथ को रोकेंगे, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बारी आ गई तो बाकी सारे नेता आखिर नदारद कहां है, क्यों एक मंच पर विपक्षी दलों के नेता नजर नहीं आ रहे हैं और आखिर कब ये नेता एक मंच पर नजर आएंगे। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से